हेलो स्टूडेंट्स, मैं जयशंकर झा आप सबों को अपने यूट्यूब चैनल कैरियर पॉइंट नवादा में स्वागत करता हूं। आज मैं ग्रेजुएशन पार्ट टू का जो हिंदी 100 मार्क्स है उसका बहुत महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आया हूं। इससे पहले चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया गया है हिंदी 100 से, जिसमें 3 चैप्टर को कवर किया गया था। पहला जो चैप्टर था मोक्षदाताराम, दूसरा जो था वो स्वरूप देखिए, और तीसरा था विविधता में एकता। और आज मैं चौथा और पांचवा चैप्टर का जो महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनता है उसको कवर करने जा रहा हूं। तो अगर आपने अभी तक वह पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। अगर देखे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप वो दोनों वीडियो देखकर एग्जाम में जाते हैं तो निश्चित रूप से आपका एग्जाम अच्छा होगा, ऐसा मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है, क्योंकि इन दोनों वीडियो में उन सभी प्रश्नों का समामेलन हुआ है, उस सम्मिलित किया गया है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी बेहतर है। आप किसी भी फैकल्टी से हो, साइंस कॉमर्स आर्ट्स से, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप यह वीडियो देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारे द्वारा दी गई किसी भी वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला जो प्रश्न है वह समाज और धर्म शीर्षक निबंध के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर संपूर्णानंद। डॉक्टर संपूर्णानंद समाज और धर्म शीर्षक निबंध के लेखक हैं। डॉक्टर संपूर्णानंद समाज और धर्म शीर्षक निबंध के लेखक हैं। दूसरा प्रश्न है, समाज और धर्म शीर्षक निबंध में क्या अभिव्यक्त हुआ है? समाज और धर्म शीर्षक निबंध में क्या अभिव्यक्त हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा समाजवादी चिंतन। समाज और धर्म शीर्षक निबंध में क्या अभिव्यक्त हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा समाजवादी चिंतन। तीसरा प्रश्न है, समाज और धर्म शीर्षक निबंध में ऐसे समाज की आवश्यकता पर बल दिया गया है जो, इसका उत्तर होगा मनुष्य को मनुष्य की भांति रहने दें। यह बात बहुत ही सत्य है, जो मनुष्य को मनुष्य की भांति रहने दे। अगर मनुष्य को मनुष्य की भांति न रहने देंगे तो इससे क्या होगा? तो समाज में बहुत सारी कुरीतियां फैलेगी। तो समाज को कुरीति से बचाने के लिए मनुष्य को मनुष्य की भांति रहने देना ही बेहतर है। और समाज और धर्म शीर्षक निबंध में भी ऐसा ही कहा गया है। तो आइए देखते हैं, अब चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, समाज में लोग सुखी और समृद्ध कब रह सकते हैं? यानी कि समाज में जो लोग हैं वो सुखी कब रह सकते हैं, समृद्ध कब रह सकते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा जब वे अपने धर्म का पालन करेंगे। जब वो अपने धर्म से भटक जाएंगे, धर्म के मार्ग से हट जाएंगे, तो कहीं ना कहीं वो सुखी नहीं रह सकते हैं। अगर हमारे पास बहुत ज्यादा धन है तो हम यह नहीं कर सकते हैं कि वो हम खुद से रह सकते हैं। जो भी धनी व्यक्ति होते हैं उन्हें भी कष्ट होता है, जो गरीब होते हैं वो भी खुश रह सकते हैं। तो गरीबी और अमीरी से हम सुखी और दुखी होने को हम जोड़ नहीं सकते हैं। सुखी रहना या दुखी रहना ये अलग बात है, ये मेंटल कंडीशन पे डिपेंड करता है। तो अगर कोई आदमी अपने धर्म के प्रति वफादार है, धर्म को लेकर बहुत ही एक्टिव है, तो वो हम कह सकते हैं वे लोग सुखी और समृद्ध रह सकते हैं। तो इस जो पार्ट में कहा गया है समाज में लोग सुखी और समृद्ध कब रह सकते हैं, तो जब वे अपने धर्म का पालन करेंगे। और देखिए ऑप्शन देखकर भी आप बता सकते हैं। दूसरा ऑप्शन दिया, जब अपने धर्म से विमुख होंगे। तो धर्म से विमुख होकर कोई भी व्यक्ति, जो इंसान होगा जिनमें थोड़ा भी इंसानियत होगा, वो सुखी नहीं रह सकते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति धर्म से अलग हो जाएंगे, धर्म से अलग होंगे, वो सुखी नहीं रह सकते हैं। तीसरा जो ऑप्शन दिया, जब किसी धर्म को नहीं मानेंगे। जब किसी धर्म को नहीं मानेंगे, तो ऐसा नहीं है, हम सभी धर्म को मानते हैं, हमें सभी धर्म को सम्मान करना चाहिए, लेकिन अपना जो धर्म है, अपना जो रीति रिवाज है, उसके साथ हमेशा बने रहना चाहिए। अपने धर्म में कोई छेड़खानी नहीं होना चाहिए। आइए देखते हैं अब अगला प्रश्न। पांचवा प्रश्न है, वर्तमान समय में सुख और समृद्धि गुलर का फूल होने लगी है क्योंकि? देखिए गुलर का फूल जो यहाँ पे शामिल किया है, गुलर का फूल का मतलब होता है रेयर चीज। गुलर में फूल होता नहीं है। अगर आपको एक गुलर में फूल दिखाई दिया तो ये आश्चर्यजनक बात हो गया। तो कहता है वर्तमान समय में सुख और समृद्धि गुलर का फूल होने लगी, क्योंकि देखिए सुख समृद्धि रहने के लिए धर्म का पालन करना चाहिए, और वर्तमान सुख समृद्धि गुलर का फूल, क्योंकि जाहिर सी बात इसका उत्तर होगा हम अपने धर्म के विपरीत काम करें। धर्म
गौण ती गौण हो गया, यानी कि धर्म का जो है लोप हो रहा है। तो धर्म का जब ये लोप हो जाएगा तो हम सुख और समृद्धि के साथ नहीं रह सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप वीडियो देखते ही सारे प्रश्न का उत्तर याद कर लेते होंगे। आपको कहीं और दोबारा तिबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगा, देखने की आवश्यकता नहीं होगा। अगर आवश्यकता पड़ता भी है तो आप एक दो बार देख लेंगे तो निश्चित रूप से आपको याद हो जाएगा। वीडियो अंत होते होते एक एक प्रश्न का उत्तर याद हो जाएगा। आइए देखते हैं अब छठा प्रश्न। छठा प्रश्न है, छठा प्रश्न जो है वो है जो सचमुच सदाचारी है उनके मार्ग में क्या आती है। तो देखिए, जो सचमुच सदाचारी होते हैं तो उनके मार्ग में अड़चने तो आती है। अड़चने का मतलब होता है व्यवधान। उनके मार्ग में बहुत सारे कठिनाई आएंगे, लेकिन वो उस कठिनाई से बहुत ही आसानी से पार कर जाएंगे। लेकिन हमें अपने वो सदाचारी जो आचरण है उनको छोड़ना नहीं चाहिए। तो आप समझ गए होंगे। सातवां प्रश्न है, मनुष्य का सबसे बड़ा पुरुषार्थ क्या है। तो मनुष्य का जो सबसे बड़ा पुरुषार्थ है वो है मोक्ष। ऑप्शन घ सही है। आठवां प्रश्न है, आज एकता को आश्रय नहीं मिलता है क्योंकि। आज एकता को आश्रय नहीं मिलता। एकता क्या होता है? एकता मतलब होता है हमको किसी दूसरे व्यक्ति से अच्छा बनना, यानी कि हमको एक दूसरे से झगड़ा नहीं होगा, एक दूसरे के साथ हम रह सकते हैं, घुल मिल सकते हैं, उठते बैठते हैं एक साथ हैं, तो हम बोलते हैं हमारे में बहुत ज्यादा एकता है, यानी कि एक दूसरे से बहुत अच्छा रिलेशन रहना। तो एकता होता है। आज एकता को आश्रय नहीं मिलता, यानी कि एकता नहीं बन पाता है। उसका मुख्य वजह क्या है? तो आज का यह एकता नहीं होने का मुख्य वजह, मनुष्य ने स्वयं को टुकड़ों में बांट लिया। एकता मतलब होता है एक जगह होना। जब ये मनुष्य अपने आप को बांट लिया है टुकड़ों में तो एकता नहीं होगा। ये बात क्लियर है? तो इसका आंसर हो जाएगा ख। अगला प्रश्न है नम्मा, वह समाज अधर्म की नींव पर खड़ा है जिसमें। वह समाज अधर्म की नींव पर खड़ा है जिसमें। तो इसका सही उत्तर होगा, शासकों के ऊपर तपस्वी विद्वानों ब्राह्मणों का अंकुश नहीं होता है। शासकों के ऊपर तपस्वी विद्वानों ब्राह्मणों का अंकुश नहीं होता है। जाहिर सी बात है, जब शासक निरंकुश हो जाएगा, निरंकुश का तात्पर्य होता है जिनके ऊपर में किसी का अंकुश नहीं हो, जिसका कोई कुछ नहीं कर सकता हो, जो किसी का बात नहीं मानता हो, उसे कहते हैं निरंकुश। तो जब शासक के ऊपर में तपस्वी विद्वान ब्राह्मण आदि का अंकुश नहीं होता है तो शासक निरंकुश हो जाता है और वह समाज अधर्म की ओर बढ़ चलता है। तो क्वेश्चन है, वह समाज अधर्म की नींव पर खड़ा है जिसमें शासकों के ऊपर तपस्वी विद्वानों ब्राह्मणों का अंकुश नहीं होता है। आइए देखते हैं 10वां प्रश्न है, डॉक्टर संपूर्णानंद का जन्म कब हुआ। डॉक्टर संपूर्णानंद का जन्म 1 जनवरी 1890 ईस्वी को हुआ था। 11वां प्रश्न है, डॉक्टर संपूर्णानंद किस राज्य के मुख्यमंत्री 2 बार बने। डॉक्टर संपूर्णानंद 2 बार किस राज्य के मुख्यमंत्री बने। तो इसका उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य के डॉक्टर संपूर्णानंद 2 बार मुख्यमंत्री बने। 12वां प्रश्न है, डॉक्टर संपूर्णानंद ने किस राज्य के राज्यपाल के पद को सुशोभित किया। यानी कि डॉक्टर संपूर्णानंद 2 बार तो मुख्यमंत्री रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के, और राज्यपाल भी रहे। तो राज्यपाल किस राज्य के? तो राज्यपाल वो राजस्थान के बने थे, राजस्थान का राज्यपाल बने थे और उत्तर प्रदेश का 2 बार मुख्यमंत्री। 13वां प्रश्न, डॉक्टर संपूर्णानंद ने कौन सी नौकरी छोड़कर सत्याग्रह आंदोलन में भाग लिया था। तो प्रधानाध्यापक की नौकरी छोड़कर उन्होंने सत्याग्रह में भाग लिया था। डॉक्टर संपूर्णानंद जब प्रधानाध्यापक थे तो वो प्रधानाध्यापक की नौकरी छोड़कर सत्याग्रह आंदोलन में भाग लिया था। 14वां प्रश्न, डॉक्टर संपूर्णानंद किस संकाय में स्नातक हुए। संकाय का अंग्रेजी होता है फैकल्टी। किस फैकल्टी से ग्रेजुएशन उन्होंने कंप्लीट किया। आप लोग भी ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आपका फैकल्टी साइंस आर्ट्स और कॉमर्स में से कोई एक होगा। तो आप जान ही रहे हैं स्नातक क्या होता है, संकाय क्या होता है। तो आपसे प्रश्न में पूछा जा रहा है डॉक्टर संपूर्णानंद किस संकाय में स्नातक हुए। तो इसका सही उत्तर होगा विज्ञान। ये बीएससी कंप्लीट किए, बैचलर ऑफ साइंस, विज्ञान से
स्नातक कंप्लीट किए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख। 15वां प्रश्न है, डॉक्टर संपूर्णानंद ने किस पत्र पत्रिका का संपादन किया? तो आज, जागरण, मर्यादा, इन तीनों पत्रिका का संपादन डॉक्टर संपूर्णानंद के द्वारा किया गया, तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। आइए देखते हैं अब 16वां प्रश्न है, डॉक्टर संपूर्णानंद की लेखन शैली कैसी है? डॉक्टर संपूर्णानंद की लेखन शैली विचार प्रधान और पांडित्यपूर्ण दोनों शैली में इनका लेखन हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों। 17वां प्रश्न है, इनमें से डॉक्टर संपूर्णानंद की कृति कौन सी है? तो चार ऑप्शन में से कौन सी कृति संपूर्णानंद की है? तो ऑप्शन क में दिया हुआ आर्यों का आदिदेश, अंतरिक्ष यात्रा, दोनों। तो इनमें से जो संपूर्णानंद की कृति है आर्यों का देश, अंतरिक्ष यात्रा, आप याद ऐसे रखिएगा, जो संपूर्णानंद की कृति में अंतरिक्ष यात्रा और आर्यों का देश दोनों है। कभी ऐसा भी हो सकता है जो एग्जाम में इन दोनों में से कोई एक ही देगा, तो वहां पे आपको एक ही चुनना है, एक ही को आपको कलर करना पड़ेगा। लेकिन अभी अगर ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो आपको उत्तर देना है दोनों। 18वां प्रश्न, डॉक्टर संपूर्णानंद इंदौर के हिंदी साहित्य सम्मेलन अधिवेशन में साहित्य विभाग के सभापति कब बने? डॉक्टर संपूर्णानंद इंदौर के हिंदी साहित्य सम्मेलन अधिवेशन में साहित्य विभाग के सभापति कब बने? तो इसका सही उत्तर होगा सन 1918 ईस्वी में डॉक्टर संपूर्णानंद इंदौर के हिंदी साहित्य सम्मेलन अधिवेशन में साहित्य विभाग के सभापति बने थे 1918 ईस्वी में। 19वां और अंतिम प्रश्न है, डॉक्टर संपूर्णानंद का निधन कब हुआ? तो इनका निधन यानी कि मृत्यु 10 जनवरी 1969 ईस्वी को हुआ था। 10 जनवरी 1969 ईस्वी को डॉक्टर संपूर्णानंद का निधन हुआ। तो इस चैप्टर से जो भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव बन सकते थे अभी तक आप लोगों को मैं बता दिया हूं। अब जो अंतिम चैप्टर है रामायण महाभारत में सांस्कृतिक चेतना, तो उसका वीडियो आइए देखते हैं। 5वां जो चैप्टर है रामायण महाभारत में सांस्कृतिक चेतना, आइए देखते हैं इसका महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। रामायण महाभारत में सांस्कृतिक चेतना शीर्षक निबंध के लेखक है, इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर देवराज। डॉक्टर देवराज रामायण महाभारत में सांस्कृतिक चेतना शीर्षक के निबंध लिखे हैं। दूसरा प्रश्न है, रामायण में चित्रित संघर्ष किस प्रकार का है? तो रामायण में चित्रित संघर्ष किस प्रकार का है? इसका उत्तर हो जाएगा दो भिन्न संस्कृतियों का और दो भिन्न सभ्यताओं का, दो भिन्न संस्कृतियों का और दो भिन्न सभ्यताओं का संघर्ष रामायण में चित्रित है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा दोनों। तीसरा प्रश्न है, रामायण में वर्णित कैकेयी द्वारा वरदान मांगने की घटना क्या है? रामायण में वर्णित कैकेयी द्वारा वरदान मांगने की घटना क्या है? इसका सही उत्तर होगा आपसी संघर्ष के बीच। आपसी संघर्ष के बीच रामायण में वर्णित कैकेयी द्वारा वरदान मांगने की घटना है। चौथा प्रश्न है, कैकेयी द्वारा वरदान मांगने की घटना से संबंधित आपसी संघर्ष के बीज अंकुरित होकर कैसे फल देते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा अच्छे। कैकेयी द्वारा वरदान मांगने की घटना से संबंधित आपसी संघर्ष के बीज अंकुरित होकर कैसे फल देते हैं? तो अच्छे, क्योंकि जब यह घटना घटित हुआ था तो उसके बाद राम 14 वर्षों के लिए वनवास चले गए थे और इस बीच राजा दशरथ का मृत्यु भी हो गया। और जब भरत आए, क्योंकि भरत के लिए राज मांग लिए थे और राम के का 14 वर्ष का वनवास, तो इस वरदान के फलस्वरूप राजा दशरथ मृत्यु लोक को प्राप्त कर गए और भरत राज तो नहीं किया, ऊपर से अपने माता कैकेयी को बहुत सारा भली बुरी सुना दिया। तो इसलिए बाद में जब वापस लौटे तब तक इतना पश्चाताप कर चुके थे कैकेयी, जो बहुत अच्छी बन गई थी। वैसे थी भी, लेकिन कुटिल और कपटी जो मंथरा थी उनके कारण में उनसे उनके बहकावे में आकर ऐसा हुआ। और ये हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये सभी भगवान के द्वारा पहले से ही रचित नाटक था। तो जो हुआ, चलिए देखते हैं आगे। 5वां है, महाभारत में किस चीज की प्रधानता है? तो महाभारत में कर्म और संघर्ष दोनों की प्रधानता है, क्यों उसमें दिखाया गया है जो कर्म के प्रति कोई व्यक्ति किस प्रकार से सजग रहता है, और संघर्ष तो रहा ही है, तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा कर्म और संघर्ष दोनों। छठा प्रश्न है, महाभारत का प्रधान विषय
क्या है? तो महाभारत का प्रधान विषय है एक बड़ा युद्ध। जैसे ही हम नाम सुनते हैं महाभारत तो हमारे दिमाग में एक बिजली सी कौंधती है युद्ध की। तो महाभारत का जो मेन विषय है, मेन टॉपिक है, वो युद्ध का ही रहा है। 7वां प्रश्न है महाभारत की विशेष दिलचस्पी किन वीरों के प्रति है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जिन्होंने भारत युद्ध में भाग लिया था। जिन्होंने भारत युद्ध में भाग लिया था उन वीरों के प्रति विशेष दिलचस्पी है। 8वां प्रश्न है वह काव्य का उपयुक्त विषय होता है जिसमें, वह काव्य का उपयुक्त विषय होता है जिसमें, इसका उत्तर है एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के संयोग वियोग से आनंद एवं दुख पाता है। किसी को दुखी देखकर दुखी होना और किसी को सुखी देखकर सुखी होना, यह सचमुच में आनंद का विषय है और वह काव्य का उपयुक्त विषय होता है। 9वां प्रश्न है डॉक्टर देवराज का जन्म कब हुआ था? तो डॉक्टर देवराज का जन्म 1917 ईस्वी में हुआ। डॉक्टर देवराज का जन्म 1917 ईस्वी में हुआ। 10वां प्रश्न डॉक्टर देवराज को सर्वाधिक ख्याति किस रूप में प्राप्त हुई? तो डॉक्टर देवराज को सर्वाधिक ख्याति आलोचक के रूप में प्राप्त हुआ। डॉक्टर देवराज को सर्वाधिक ख्याति किस रूप में प्राप्त हुई? तो इसका सही उत्तर होगा आलोचक के रूप में। वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर कर दें ताकि उन्हें भी मदद मिल जाए। और मैं आशा करता हूं कि आपका एग्जाम इस वीडियो देखने के बाद अच्छा होगा, यही क्वेश्चन सब एग्जाम में आवे और आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा हो। यूट्यूब पे आपको कहीं भी नहीं मिलेगा वीडियो, इसलिए मैंने सोचा जो आप लोगों को मदद मिल जाए, क्योंकि उस लेवल का पढ़ाई भाषा या सब्सिडी का नहीं कर पाते हैं, इसलिए मैंने सोचा जो आप लोगों को लॉकडाउन में घर बैठे पढ़ाई करवा दूं, तो इसलिए मैंने ऐसा प्रयास किया। तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें। आइए देखते हैं अब 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न डॉक्टर देवराज का पूरा नाम क्या है? तो डॉक्टर देवराज का पूरा नाम डॉक्टर देवराज नंद किशोर देवराज का पूरा नाम है। 13वां प्रश्न है डॉक्टर देवराज लिखित अजय की डायरी क्या है? यानी कि डॉक्टर देवराज के द्वारा लिखा गया अजय की डायरी वो क्या है, कौन सी विधा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपन्यास। डॉक्टर देवराज लिखित अजय की डायरी क्या है? उपन्यास। 13वां प्रश्न है मैं वे आप डॉक्टर देवराज का लिखा हुआ क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपन्यास। मैं वे आप डॉक्टर देवराज का लिखा हुआ क्या है? उपन्यास। 14वां प्रश्न डॉक्टर देवराज की सर्वाधिक महत्वपूर्ण कृति कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संस्कृति का दार्शनिक विवेचन। संस्कृति का दार्शनिक विवेचन डॉक्टर देवराज की सर्वाधिक महत्वपूर्ण कृति है। 15वां प्रश्न है डॉक्टर देवराज रचित इतिहास पुरुष क्या है? तो डॉक्टर देवराज रचित इतिहास पुरुष कविता संग्रह है। ऑप्शन क इसका सही उत्तर होगा। 16वां प्रश्न है पथ की खोज। पथ की खोज डॉक्टर देवराज का क्या है? पथ की खोज डॉक्टर देवराज का क्या है? तो पथ की खोज डॉक्टर देवराज का उपन्यास है। पथ की खोज डॉक्टर देवराज का क्या है? पथ की खोज डॉक्टर देवराज का उपन्यास है। ऑप्शन क इसका सही उत्तर है। 17वां प्रश्न है डॉक्टर देवराज किस विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रहे? डॉक्टर देवराज किस विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रहे? ऑप्शन दिया हुआ है क सागर, ख रांची, ग में दिया हुआ है लखनऊ और घ में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो होगा लखनऊ। डॉक्टर देवराज लखनऊ विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रहे हैं। 18वां प्रश्न डॉक्टर देवराज किस विभाग में प्राध्यापक रहे? ऑप्शन क इतिहास, ख दर्शन, ग मनोविज्ञान, घ इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा दर्शन। डॉक्टर देवराज दर्शन विभाग में प्राध्यापक रहे हैं। 19वां और अंतिम प्रश्न है डॉक्टर देवराज मूलतः क्या है? डॉक्टर देवराज मूलतः चिंतक रहे हैं। ऑप्शन ख इसका सही उत्तर होगा। ये था 2 महत्वपूर्ण
चैप्टर के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आपके पाठ्य पुस्तक में जो 5 चैप्टर है पाठ्यक्रम, वो उसको मैंने इस दोनों वीडियो में शामिल किया है और एग्जाम से पहले एक 100 मार्क्स का कंप्लीट सेट अपलोड करूंगा, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मददगार होगा, या यूँ कहें तो मॉडल पेपर होगा या सिलेक्टिव क्वेश्चन होगा। तो आप उसको देखकर एग्जाम देने के लिए जाइएगा। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।